नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस प्रदेश ने चौथाई सदी में आसमान से अंतरिक्ष तक का सफर तय किया है, विकास की बुलंदी को छुआ है। कभी पिछड़ा माने जाने वाला छत्तीसगढ़ आज देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। ये खनिज राज्य तो है ही, धान का कटोरा भी है। ये विशेषण छत्तीसगढ़ के लिए बरसों से इस्तेमाल होता आया कि ये धान का कटोरा है। अब जब प्रदेश में किसानों को देश भर में सबसे ज्यादा धान के दाम मिल रहे हैं तो ये सचमुच साबित हो चुका है। और इस वक्त छत्तीसगढ़ की यात्रा कैसी है, आज हम अपने कार्यक्रम के जरिए यही जानने की कोशिश करेंगे। खनिजों की बात करें तो छत्तीसगढ़ का कोयला पूरे देश को रोशन करता है। यहाँ का लोहा कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अभी दुनिया के सबसे ऊंचे पुल में यहीं का लोहा लगा है। कश्मीर के उस पुल में छत्तीसगढ़ का लोहा मजबूती दे रहा है। यहाँ के लोग शांति से रहते हैं। दूसरे देशों में, हिस्सों में जहाँ अशांति रहती है तो भी लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत शांति से रहते हैं, भोले भाले लोग हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा जाता है। और क्या बेहतर हो रहा है और क्या बेहतर होने की गुंजाइश है, आज इमर्जिंग छत्तीसगढ़ के मन से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारा खास कार्यक्रम इमर्जिंग छत्तीसगढ़, और अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मंच पर डॉक्टर मऊ रॉय, क्लिनिकल डायरेक्टर संजीवनी हॉस्पिटल से। जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर मऊ रॉय। और इसके साथ ही मैं मिस्टर रविंद्र सिंह, डायरेक्टर रायपुर पावर एंड इंफ्रा, उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगी। और साथ ही मैं अपने सहयोगी कीर्ति दीक्षित को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। हम दोनों मिलकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्राइवेट सेक्टर्स भी, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, छत्तीसगढ़ के विकास में हर कोई एक अपना अहम योगदान निभा रहा है। हर किसी की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर में संजीवनी अस्पताल का एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा है और साख बहुत ही अच्छी रही है। संजीवनी ने कई जिंदगियों को संजीवनी दी है। रायपुर पावर एंड इंफ्रा पर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो ओवर टू यू कीर्ति। बिल्कुल तृप्ति, आप भी मुझे ज्वाइन करिए ताकि इस पैनल से हम बातचीत कर सकें और जाने कि आखिरकार इमर्जिंग छत्तीसगढ़ के लिए ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर मऊ रॉय जी आप ही से रहने वाला है, क्योंकि हम कैंसर की बात करते हैं तो वो घातक और खतरनाक बीमारी है और भारत में लगातार इसके मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ऐसे कौन कौन से कैंसर हैं जो देखे जा रहे हैं इस वक्त में? महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे कॉमन जो दो कैंसर है, नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर, और नंबर 2 कॉमन कैंसर है दैट इज सर्विक्स कैंसर यानी गर्भाशय मुख का कैंसर। और दोनों ही कैंसर हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं स्तन कैंसर की बात करूं तो 1 in every 8 वुमेन इज़ एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो इससे हम टोटली प्रिवेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अर्ली डिटेक्शन से बच सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन कैसे करें ब्रेस्ट कैंसर का? हर महिला को मासिक धर्म के 7 दिन बाद अपना एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, यानी खुद के हाथों से खुद के स्तन की जांच करनी चाहिए कि उसमें कोई गठान तो नहीं आ रही है, आर्म पिट में कोई गुठली तो नहीं आ रही है, स्तन की त्वचा में कोई चेंजेस तो नहीं है, या निप्पल से कोई स्त्राव तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसे कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उनको तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। स्क्रीनिंग के 2 तरीके हैं ब्रेस्ट कैंसर में, जैसे कि मैंने बताया सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 1 a month 7 days आफ्टर मेंसेस हर महिला को करना ही है। नंबर 2, आफ्टर द एज ऑफ 45 एज पर अमेरिकन रेडियोलॉजी सोसाइटी गाइडलाइंस साल में एक बार अपनी स्क्रीनिंग मेमोग्राफी जरूर करवानी चाहिए। 45 की एज के बाद विथ ग्रोइंग एज कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। तो अगर हम साल में एक बार मेमोग्राफी करवाते हैं तो मेमोग्राफी से हम बहुत ही शुरुआती स्टेज में
मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इवन प्री कैंसर फेज में, कैंसर डेवलप भी नहीं हुआ है, लेकिन प्री कैंसर फेज में हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और हम उसको ट्रीट और क्योर कर सकते हैं। इसीलिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड स्क्रीनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमेन। एंड दूसरा जो है वो मैं कहूँगी कि वो प्रिवेंटेबल कैंसर है, सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस से होता है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हम सब जानते हैं कि वायरस का जो इलाज है वो वैक्सीनेशन है। तो वैसे ही अगर हम एडोलेसेंट लड़कियों को अगर वैक्सीनेट करें तो हम 70% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ सर्विक्स कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कॉल लिया है कि इंक्रीज वैक्सीनेशन इन एडोलेसेंट पॉपुलेशन। जितना हम वैक्सीनेशन इंक्रीज करेंगे उतना हम वो कैंसर के इंसिडेंस को कम करेंगे और बाय 2030 ये WHO चाहता है कि हम वर्ल्ड से सर्विक्स कैंसर को एलिमिनेट कर दे बाय इंक्रीजिंग वैक्सीनेशन पॉलिसी। और इसके लिए आपके टिप्स तो बहुत ही यूज़फुल हैं कि आप जैसे महिलाओं को बता रही हैं कि मेंसेस के 7 दिन बाद ज़रूर ये चेक करें, तो ये छोटी छोटी सावधानियां ही जागरूक करती हैं महिलाओं को। दोबारा आपके पास आती हूँ मैं डॉक्टर माऊ रॉय। रविंद्र सिंह जी डायरेक्टर है रायपुर पावर एंड इंफ्रा के। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी रायपुर पावर एंड इंफ्रा के बारे में, कब से शुरुआत हुई और क्या पूरा इसका उद्देश्य है? माई सेल्फ रविंद्र सिंह। रायपुर पावर की शुरुआत 2017 में हुई और सोलर फील्ड में और साथ में हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी, दोनों फील्ड में हम इस पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। शुरुआती तौर पर हमने इलेक्ट्रिकल का पूरा काम हमने छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया। CSCB जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, उसके बाद हम सोलर फील्ड में भी अपने आप को लेके आए। सोलर फील्ड का एक्चुअल में हमारे एक्सपीरियंस जो है, जो मेरा सेल्फ का एक्सपीरियंस 2011 से है। 2011 से मैं जो अरेवा जो फ्रांस की कंपनी है वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट किया। वहाँ हमने 125 मेगावाट का पहला सोलर पावर प्लांट जो थर्मल बेस्ड था वो हमने पोखरण जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ से स्टार्ट किया। और ये ऐसा पावर प्लांट था जो विश्व का सबसे बड़ा पावर प्लांट था, क्योंकि सोलर पावर प्लांट थर्मल बेस्ड, इसमें टरबाइन चलता था 125 मेगावाट का। उसका मैं इलेक्ट्रिकल कमीशनिंग इंचार्ज था। वहाँ से हमने सोलर के फील्ड में चालू किया। फिर सोलर थर्मल के बाद हमने सोलर फोटोवोल्टेइक में भी काम किया। सबसे पहले हमने बेंगलोर में एक 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट में कंप्लीट इंस्टॉलेशन का काम किया। उसके बाद फिर यहाँ छत्तीसगढ़ में भी अदानी का ही प्लांट है, 50 मेगावाट का एक राजपुर का प्रोजेक्ट है और एक वहीं पर गाड़ाडी करके प्रोजेक्ट है, उसमें काम किया। इस प्रकार से हमने सोलर फील्ड में 2011 से 2017 तक लगातार आगे तक बढ़ते गए। उसके बाद फिर हमने क्रेडा के माध्यम से भी बहुत ही जगह छोटे छोटे गांव में, घरों में, जहां पर बिजली विहीन क्षेत्र में भी हमने सोलर प्लांट लगाना स्टार्ट किया। और इसके बाद हम जो है अभी जैसे सूर्योदय योजना जो अभी श्री राम जी का जब शिलान्यास हुआ और उसके बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्ट किया, तो जो PM सूर्य घर योजना, तो वो घर घर जो सूर्य योजना है इसमें बहुत ही अच्छा यहाँ स्टार्टअप हुआ, पूरे देश में हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जबकि ये पावर हब है फिर भी सोलर का बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम चालू हुआ। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में भी अगर बात करते हैं सोलर पावर किस तरह से लाभदायक है और कैसे बढ़ावा देने का काम रविंद्र जी कर रहे हैं, वो और भी हम जानने का प्रयास उनसे करेंगे। मेरा सवाल आपसे रहेगा डॉक्टर माऊ जी, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी में, और ये कैसे काम करती है, ये नॉर्मल जो सर्जरी है उससे कैसे अलग है, ये हमारे दर्शकों को बताइएगा। मैं कैंसर सर्जन हूँ और मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी है। ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी ट्रेडिशनल सर्जरी से कैसे डिफरेंट है? अगर हम कन्वेंशनल ब्रेस्ट सर्जरी की बात करें, जो आज से 2 डिकेड 3 डिकेड पहले अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुनते थे
तो वो महिला को अपना स्तन निकलवाना पड़ता था, जिसको हम मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी प्रोसीजर बोलते थे। उससे जब सर्वाइवल लंबा होता है महिला का ट्रीटमेंट हो गया है ब्रेस्ट कैंसर का, वो बिल्कुल ठीक है। जब 5 साल 10 साल 15 साल हो जाते हैं तो उनको अपनी बॉडी इमेज को लेके बहुत इश्यूज होते हैं, क्योंकि एक तरफ का ऑर्गन नहीं रहता है, तो साइकोलॉजिकल और बॉडी इमेज रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। उनको प्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी कॉम्बिनेशन है ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का और प्लास्टिक सर्जरी के प्रिंसिपल्स का। उसमें हम क्या करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को हटाते हैं 1 सेंटीमीटर की मार्जिन्स लेते हुए, बगल में गुठलियों को हटाते हैं, और जो डिफेक्ट होती है उसको हम या तो पेशेंट के ही टिश्यू और फैट से भरते हैं, मसल और फैट से, उसको हम ऑटोलॉगस टिश्यू ट्रांसफ़र बोलते हैं, या हम जब ब्रेस्ट हमको निकालना पड़ता है किसी कारणवश, वैसे कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से हमको ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, तो हम या तो इम्प्लांट से या मसल और फैट से उसको हूबहू अपोजिट ब्रेस्ट की तरह सिमेट्रिकल ब्रेस्ट बना के देते हैं, ताकि जब सर्वाइवल पेशेंट का अच्छा होता है तो उनको अपने बॉडी इमेज को लेके कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो। अच्छा डॉक्टर मऊ रॉय, आपने बताया कि जो 2 मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं महिलाओं में, इसके कारण पे अगर हम जाएं तो लाइफस्टाइल या और भी कोई वजह, कोई जेनेटिक वजह, या क्यों हो जाता है ऐसा कैंसर, इसके पीछे की वजह ज़रूर बताइए ताकि सावधानी बरती जा सकती है या बचा भी जा सकता है क्या इससे? जी, अगर हम बात करें तो ग्लोबली कैंसर इंसिडेंस एक राइजिंग ट्रेंड पर है, और अभी हम 2025 से अगर हम 2050 की बात करें तो जो प्रोजेक्टेड एस्टीमेट है कैंसर के इंसिडेंस का, वो 77% राइज का एस्टीमेट है। इसका कारण ये है कि एजिंग पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है। फॉर्चुनेटली इन्फेक्शियस डिजीज जो था जिसकी वजह से डेथ्स होती थी, उसका अच्छा खासा कंट्रोल आ गया है। हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ है, जिससे हम यंग एज में जो डेथ हो रही थी वो अभी कम हो रही है दूसरे कारणों की वजह से। तो पॉपुलेशन की एजिंग बढ़ रही है, और जैसे एज बढ़ती है कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है विथ एज, बिकॉज ऑफ सर्टेन जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज दैट टेक प्लेस इन द सेल्स। हमारे जो बॉडी का जो टिश्यू है, जो उसका बेसिक यूनिट है सेल, उसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज विथ एज आती रहती है। लाइफस्टाइल की अगर बात करें हम, तो आजकल प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत बहुत बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ ईजी अवेलेबिलिटी। अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो खाना अगर उनको पसंद नहीं आता है हॉस्टल में या घर में, तो वो उनके पास बहुत इजी एक्सेस है। जोमेटो कर दिया, स्विगी कर दिया, पिज़्ज़ा आ गया उनके पास बर्गर आ गया, या नॉन वेजिटेरियन चीज़ आ गई। तो दीज आर ऑल वेरी अनहेल्दी थिंग्स, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड है, ये हाई फैट है, लो प्रोटीन है, लो फाइबर है। तो ये प्रोसेस्ड अनहेल्दी फूड की वजह से कैंसर का इंसिडेंस, जैसे कि खास करके बड़ी आंत का कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ रहा है प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से। मोटापा बढ़ने की वजह से महिलाओं में 2 कैंसर बहुत कॉमन है, एक तो ब्रेस्ट का कैंसर और दूसरा बच्चेदानी का कैंसर। उसका इंसिडेंस बढ़ता है मोटापे की वजह से। तो एक तो है कि हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस अवेलेबिलिटीज एट जस्ट अ क्लिक ऑफ द फोन। दूसरा जो है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। अगर हम बात करें, सबसे सुर्खियों में रहता है दिल्ली इज़ फेमस फॉर इट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स उसकी इतनी पुअर हो जाती है विंटर्स में, तो वो हमको एक्सपोज करता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से, जिसकी वजह से लंग कैंसर और कुछ कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और यंग पॉपुलेशन में इंडल्जेंस इन टबैको एंड अल्कोहल, तंबाकू सेवन का भी इंसिडेंस बढ़ रहा है। इतनी सारी अवेयरनेस कैंपेन्स गवर्नमेंट करती है, हर मूवी हम देखने जाते हैं, या मूवी में अगर कोई एक्टर स्मोक करता है तो हर बार वार्निंग आती है। इन स्पाइट ऑफ दैट यंगर जनरेशन को शायद हम उतना एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, अर्बन और रूरल पॉपुलेशन को हम उतना अवेयर नहीं कर पा रहे हैं कि तंबाकू सेवन की वजह से कैंसर होता है। अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो तंबाकू सेवन की वजह से 30 to 35% कैंसर हो रहे हैं, जो कि अगर हम तंबाकू पर प्रतिबंध लगाए तो हम 35% कैंसर का बर्डन कम कर सकते हैं कंट्री में। बहुत अच्छी कह रही, थोड़ा माइक अगर ऐसे रख के कहेंगी सीधे लोगों के दिल पे जाएगी ये बात, दिमाग में भी, कि भाई ये बड़ा खतरनाक है। तो तंबाकू सेवन और अल्कोहल कंजम्पशन, ये दोनों
लेबल्ड कार्सिनोजेंस है, कार्सिनोजन यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। तो अगर हम इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं तो हम 30 to 35% ऑफ कैंसर बर्डन अपनी कंट्री का कम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, और वो लाइफस्टाइल अगर हमारी हेल्दी नहीं है और वो हैबिट्स जो हम अपना रहे हैं, जो कि अभी मैम ने कहा, डॉक्टर मऊ ने कहा, उनसे अगर हम रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, और रविंद्र जी मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आपका बिजनेस जिस तरह से वर्क करता है वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में कितना अलग है, क्या खास है उसमें? देखिए, मैं यहीं छत्तीसगढ़ के एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जांजगीर से 16 किलोमीटर दूर, ग्राम भैंसमुड़ी से। मैं फ्रांस की कंपनी में काम किया, और काम करते करते ये सोचते थे, पेमेंट भी काफ़ी अच्छी थी, फिर भी मैं ये सोचता था कि मैं काम करते हो सकता है मैं आगे फ्रांस भी चले जाऊं, अमेरिका भी चले जाऊं, लेकिन ये सोच था कि मेरे को कुछ छत्तीसगढ़ के लिए भी कुछ करना है। तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, मैं जैसे बताया 2011 से 2016 तक मैं अपने जॉब करता था, तो मैंने वही सोचा कि मैं क्यों ना मतलब छत्तीसगढ़ जाऊं और छत्तीसगढ़ में लोगों को इसके बारे में अवेयर करूं, सोलर के बारे में ट्रेनिंग दूं और उस पर उनको काम भी दिला सकूं। तो ये उद्देश्य लेके मैं 2016 में जॉब क्विट करके मैं छत्तीसगढ़ आया और क्रेडा में रजिस्टर्ड कराया। इसके बाद मेरा जो जैसा उद्देश्य था, यहीं पर अपने अदानी का प्लांट आया। अदानी का प्लांट में जो यहीं पर धमधा के पास है, तो वहाँ पर हमने लगभग 50 से 60 वर्कर्स वहाँ पर लिए, और वो जो वर्कर्स जो एक्चुअल में वहाँ पर घास कटाई करते थे, ऐसे लोगों को हमने थोड़ा ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के माध्यम से ट्रेनिंग दिए, और उन लोग लगभग साल भर वहाँ पर काम किए। आज की डेट में वो सभी जो है, कुछ को आईटीआई वाले थे, उनको तो टेक्नीशियन, हेड टेक्नीशियन बन गए, लेकिन सब लोग को काम मिल गया। तो ये एक प्रकार से हमारी जो कंपनी है, हमारा सोच है कि छत्तीसगढ़ के लोगों का सेवा करना, मतलब उनको रोजगार देना। तो ये कार्य हमारे गांव-गांव तक जा रहा है। तो हम हर जिला में ऑपरेट कर रहे हैं, और जैसे इसमें सबसे बड़ा तकलीफ होता है मेंटेनेंस का, तो वो मेंटेनेंस का तकलीफ नहीं रहता, क्योंकि हमारा हर जिला में कोई ना कोई ऑपरेशन का स्टाफ पड़ा हुआ है। तो इस कारण से लोगों का विश्वास रायपुर पावर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड पर लगातार बढ़ रही है, और हम कोंडा गांव में भी लगा रहे हैं, हम पखांजूर में भी लगा रहे हैं, तो इधर अंबिकापुर में लगा रहे हैं, रायगढ़ में लगा रहे हैं, छोटे से छोटे जगह में लगा रहे हैं। एक 3 किलोवाट का भी रिक्वायरमेंट रहता है तो भी कर रहे हैं, और मेगावाट का भी कर आ रहा है तो भी कर रहे हैं। मतलब ये कि प्राकृतिक ऊर्जा इसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है, इसके लिए आप लगातार काम कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी, क्योंकि आज हमने देखा है कि पूरे देश भर में, दुनिया भर में बातें होती है कि हमको संतुलित विकास करना है, पर्यावरण को भी अच्छा रखना है। तो इसमें आप तो बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। मतलब आपने जो पहले काम से सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं आप। तो जो ये सोलर एनर्जी के प्रति लोगों में अवेयरनेस आई है, क्या लगता है आपको आज घर घर तक इस्तेमाल करने के लिए कितने जागरूक हुए हैं लोग, और आपके पास कैसे पहुंचते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया 2016 से हमने कार्य प्रारंभ किया, और इस पर क्रेडा ने भी बहुत अवेयरनेस फैलाया। क्रेडा जो छत्तीसगढ़ का रिन्यूएबल डिपार्टमेंट एजेंसी है, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा गांव-गांव तक लेके गए हैं। लेकिन जो अभी मोदी जी का जो पीएम सूर्य घर योजना चालू हुआ, मोदी जी की बातों का इतना इम्पैक्ट पड़ा है कि हर घर में जैसा रहता है ना कि जिनको सोलर का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी वो सोलर के बारे में जानना चाह रहे हैं, और इतना इजी अवेलेबल है कि मोबाइल में आप मोर बिजली ऐप में जाइए, पीएम सूर्य घर का एप्लीकेशन में दबाइए, और बस 2-4 छोटी मोटी जानकारी डालिए, अपने घर का बिजली बिल को उसमें अपलोड करिए, और जितना भी 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक आप अपने घर में लगा सकते हैं। लोगों की जागरूकता लगातार बढ़ते हुए दिख रही है। मतलब जो बिल्कुल सोलर, इलेक्ट्रिकल कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन उनको मतलब इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है कि ये जो नेचुरल एनर्जी है, जो अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, अक्षय ऊर्जा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, एक छोटा प्लेट लगा दिए, लाइफ टाइम के लिए बिजली फ्री। तो ये फ्री बिजली योजना के कारण हम जो है हर घर, गांव-गांव जा रहे हैं, और जहां भी जाते हैं, मतलब अब हम अगर विवाह में भी जाते हैं तो लोग को मालूम है कि ये सोलर का काम कर रहे हैं, तो सोलर के बारे में जानकारी लेते हैं, और लगातार इस पर काम हो रहा है।
बिल्कुल, तो सरकार की मंशा है और उस मंशा पर कैसे खरा उतरना है और लोगों की आवश्यकता जो है कि उन तक भी बिजली पहुंचे, सोलर एनर्जी पहुंचे, वो पहुंचाने का काम रविंद्र जी करते हैं। मैं लौटूंगी रविंद्र जी आपके पास। और डॉक्टर मऊ राव जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो उसकी पहचान होती है स्क्रीनिंग से, स्कैनिंग से। अगर स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं तो ये क्या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये सोचना चाहिए कि हाँ वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो सकती हैं तो उन्हें स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, या हर किसी को करवानी चाहिए? इसके पीछे का क्या आपका आंसर रहेगा? देखिए, मैं कहना चाहूँगी, जो 3 कॉमन कैंसर्स हैं महिलाओं में, उसके लिए स्क्रीनिंग अवेलेबल है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जैसे मैंने आपको बताया, एक तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महिला को करना है 7 डेज आफ्टर मेंसेस। दूसरा है आफ्टर द एज ऑफ 45 एक डिजिटल मेमोग्राफी करना है, जो कि स्पेशल एक्सरेज रहते हैं ब्रेस्ट के, और जिसमें हम बहुत ही शुरुआती स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट कैंसर के लिए। सर्विक्स कैंसर के लिए जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी प्रिवेंशन हम वैक्सीनेशन से कर सकते हैं। एडोलेसेंट लड़कियों को हमको HPV वैक्सीनेशन देना चाहिए ताकि हम 70% इंसिडेंस सर्विक्स कैंसर का कम कर सके। अगर वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है तो आफ्टर अ वुमन बिकम्स सेक्सुअली एक्टिव, उनको अपना एक पैप स्मीयर जांच, पैप स्मीयर यानी महिला को गायनेकोलॉजिकल एक एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, और सर्विक्स यानी जो गर्भाशय मुख है उसके सेल्स लिए जाते हैं ब्रश से, उसको स्लाइड पे स्मीयर किए जाते हैं और पैथोलॉजिस्ट उसमें देखते हैं कि कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं। तो ये पैप स्मीयर टेस्ट 1 ईयर करवाना चाहिए। अगर पैप स्मीयर टेस्ट नॉर्मल आता है तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा कम कर सकते हैं, जैसे कि 2 साल में या 3 साल में एक बार कर सकते हैं। एक होता है, क्योंकि ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इंड्यूस्ड कैंसर है, तो हम HPV DNA टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। गर्भाशय मुख से वो टेस्ट लेके लिक्विड बायोप्सी भेज सकते हैं, और हम इसका को टेस्टिंग करवा सकते हैं, पैप स्मीयर भी करें और HPV DNA टेस्टिंग भी करें महिला में। और अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर ये टेस्ट 5 साल में एक बार रिपीट करना है। ये स्क्रीनिंग का इम्पोर्टेंस ये है, रेगुलर जो पैप स्मीयर और HPV DNA टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस ये है, क्योंकि गर्भाशय मुख का जो कैंसर होता है वो बहुत ही धीरे धीरे कुछ चेंजेस के बाद होता है, प्री कैंसरस चेंजेस एंड देन कैंसर। ये जो इंटरवल होता है ये हमारा ऑलमोस्ट 10 से 15 साल का इंटरवल होता है। यानी गर्भाशय मुख में सेल्स में पहले डिस्प्लेसिया होगा, फिर प्री कैंसर यानी कार्सिनोमा इन सिटू 1, फिर 2, फिर 3 और फिर कैंसर होता है। तो ये बीच में जो टाइम हमको मिलता है दैट इज 10 to 15 ईयर्स। तो अगर हम रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं तो हम कैंसर से पहले ही प्री कैंसर स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको टोटली क्योर कर सकते हैं। तो ऐसे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए संजीवनी अस्पताल में कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं? क्योंकि आपने अवेयर किया महिलाओं को, ऐसी कई महिलाएं हैं जो उतनी जागरूक नहीं रहती हैं अपने शरीर के प्रति, उनके लिए भी आप क्या कहेंगे और आपके यहाँ क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं? हमारे यहाँ स्क्रीनिंग जैसे कि 40 की एज से नीचे हम सोनोग्राफी करते हैं ब्रेस्ट की, तो स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेलेबल है। पैप स्मीयर और HPV DNA टेस्टिंग भी हम रेगुलरली एज अ स्क्रीनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ पर चलाते हैं, और हम बहुत रेगुलरली, जैसे आज भी मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ, एक इस तरीके से जो हम लोग बातचीत करते हैं और ये जो मीडिया में जाता है दैट ऑल्सो एजुकेट्स अ लॉट ऑफ पीपल एंड मेक्स पीपल अवेयर रिगार्डिंग देयर हेल्थ। तो ये हम काफ़ी रेगुलर कैंपेन्स करते रहते हैं। बिल्कुल, तो ये कैंपेन महत्वपूर्ण तो के लिए, उन महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं आगे जाकर के अगर प्रोन हो सकती हैं तो पहले से वो सावधान और सजग हो जाएंगी। रविंद्र जी, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, आपने कहा कि उनकी बातों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है। सरकारी तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट कितना महत्वपूर्ण रहा है, और अगर बात करते हैं सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट को लेकर के, तो सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट में क्या चुनौतियाँ हैं फिलहाल? जैसे PM नरेंद्र मोदी जी के एक छोटा सा इसमें कि सूर्योदय योजना, घर घर सूर्य का प्रकाश का बिजली में उपयोग हो, ये योजना घर घर तक पहुंच गई है। लेकिन उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए हर राज्य का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जैसे यहाँ पर है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, यहाँ एक विंग बना है सोलर सेल के माध्यम से
हम लोग यहाँ पर लगभग 100 से 150 यहाँ पर एजेंसी हैं। तो सभी लोग का एजेंसी का लगातार मासिक बैठक होता है। कोई भी समस्या हो तो बैठक का निराकरण डायरेक्टर लेवल तक हो रहा है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसका जो सरकारी तंत्र है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। कुछ छोटे मोटे दिक्कतें आती है क्योंकि बहुत जैसे अंदर लेवल पर अंदर जैसे बस्तर एरिया है, वहाँ पर लोगों को वहाँ के जो इंजीनियर्स है थोड़ा सा जानकारी वहाँ पहुँचने में थोड़ा कभी कभी समय लगता है, लेकिन धीरे से उसके लिए भी यहाँ से जो हेड ऑफिस से हेल्प मिलता है। तो सरकारी तंत्र सही ढंग से यहाँ पर काम कर रहा है, इसीलिए लगातार यहाँ पर हम लोग अच्छा से काम कर पा रहे हैं। और ऐसे ही आप लोगों को जागरूक करते रहें, युवाओं को रोजगार देते रहें, सोलर एनर्जी के प्रति लोग जागरूक हों, यही कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मऊ रॉय, आपने तो आज लाखों महिलाओं को जागरूक किया है इस बात के लिए कि भाई अपने शरीर के प्रति आप केयरफुल रहिए। आपको घर में अगर एक सब्जी एक्स्ट्रा बनाने के लिए समय निकाल सकती हैं आप, तो आप अपनी हेल्थ चेकअप के लिए भी निकाल सकती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओवर टू यू कीर्ति। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए, इमर्जिंग छत्तीसगढ़ में खास बातों को साझा करने के लिए। और हमारे साथ मंच पर मौजूद थी डॉक्टर मऊ रॉय जी, जो कि क्लिनिकल डायरेक्टर है संजीवनी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की, और हमारे साथ मौजूद थे रविंद्र सिंह जी, जो कि डायरेक्टर हैं रायपुर पावर एंड इंफ्रा के। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस मंच